What's up students? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स पार्ट 2। जैसा कि सेल्स पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी सेल्स पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ सेल्स के इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड कुछ फीचर्स के बारे में कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। इससे पहले जितने फर्स्ट वाली वीडियो न देखी हो वो पहले वीडियो देख ले, क्योंकि तभी आगे का मैटर समझ में आएगा। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस हम जानते हैं कि हमारी बॉडी है, ठीक है। हमारी बॉडी में हर चीज़ का वर्क डिफाइंड है, डिवाइड है हर चीज़ का, कि आपका हैंड से हमें खाना खाना है, हैंड से हमें लिखना है, हैंड से हमें ये उठा कर रखना है, कुछ चीज़ों को कुछ वर्क करना है हैंड से करना है, ठीक है। इसी तरह पैर का वर्क क्या है, उसका भी वर्क डिफाइंड है कि आपका पैर से चलना है, पैर से दौड़ना है, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ का काम, हर चीज़ का काम अलग अलग डिफाइंड है। आँख का काम देखना है, आपका नोज जो है उसका काम आपको स्मेल करना है, स्मेल सूंघना है ना। इसी तरह आपके जो अंदर बॉडी के अंदर के पार्ट है, लाइक आपके हार्ट है, हार्ट का काम आपका ब्लड के सर्कुलेशन में है, ठीक है। इसी तरह आपके स्टमक का काम फूड का डाइजेशन करना है, ठीक है ना। इसी तरह आपके जो टीथ का वर्क क्या है, आपके चबाना है, खाना है खाने को। इसी तरह आपका अगर ये वर्क सोचिए डिवाइड ना होता अलग अलग, तो कितनी प्रॉब्लम हो रही होती। कहीं कभी कोई हाथ से चल रहा है, कहीं कोई पैर से जो है लिख रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें डिवाइड है। इसी तरह आपकी जो सिंगल सेल होती है, जो आपकी सिंगल सेल होती है, उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स के अंदर भी ऑर्गन होते हैं, जो जिनके अंदर जिनका वर्क अलग अलग डिवाइड होता है। जो ये ऑर्गन होते हैं इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं हम। ओके गाइस, सबका वर्क अलग अलग डिवाइड होता है, क्योंकि आपने जैसे हम लोग पिछले टाइम में पढ़ा था कि कुछ आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। तो अगर मान लीजिए जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, अगर उनमें अलग अलग वर्क डिवाइड नहीं रहेगा, तो कैसे कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे सिक्रेट करेंगे, है ना। तो इसलिए आपके जितनी भी सेल्स हैं सब में सेल्स ऑर्गेनल्स होंगे और इनका वर्क अलग अलग डिवाइड होगा। ओके गाइज, जिससे क्या करते हैं ये, और अपने सारे फंक्शन को चलाते हैं, न्यू मटेरियल जनरेट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप जो खाना खाते हैं उस खाने का पार्ट, एक एक पार्ट जो भी आप खाते हैं और जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, सब चीज़ एक एक सेल के पास जाती है और वो उस सेल से एनर्जी बनाती है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी बनाती है एवरी सेल। और उसके बाद उसमें से कुछ क्या वेस्ट मटेरियल निकलता है, क्या निकलता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक एक सेल बना रही है, तो एक एक सेल मिल वर्क करती है, जिसका असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यही जो आपके सेल का एक एक सेल का फंक्शन हो रहा है, यही सेल को क्या कर रहे हुए, लाइव रखे हुए, आपको जिंदा रखे हुए। और यही सेल्स आपके, और यही जो आपके सेल्स के फंक्शन हैं, यही क्या करते हैं, आपके पूरे ऑर्गेनल्स, पूरे आपकी बॉडी को चलाते हैं। ओके गाइज, और ये पूरे सारे ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरी एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। ऐसे अगर हमारे पास क्या कहें, हमारा हाथ एक ना हो, ठीक है, किसी का एक हाथ नहीं हो, तो हम क्या कहते हैं, वो अपंग है, मतलब उसका एक अंग नहीं है ना। इसी तरह किसी का एक अंग कुछ नहीं होता है, ऐसे किसी के बाद आइज नहीं, उसे कहते हैं हम क्या, कि वो आपके उसके बाद अंधा है, वो इट मीन्स क्या है, उसके बाद आइज नहीं है ना। इसी तरह अगर जो आपके पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके बॉडी के सारे पार्ट मिलकर बनाते हैं, इसी तरह जो आपके सेल का स्ट्रक्चर है वो सेल के सारे ऑर्गेनल्स मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। ओके गाइस, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, किसी की भी सेल हो, चाहे वो आपके प्लांट की सेल हो, आपके एनिमल की सेल हो, आपके शेर की, लायन की सेल हो, ह्यूमंस की सेल हो, सब में कुछ बेसिक फीचर्स कॉमन रहते हैं। सब में क्या रहते हैं, बेसिक फीचर्स कॉमन रहते हैं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स जो क्या है वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कोई भी लिविंग सेल होगी, आपकी प्लांट की होगी या आपके एनिमल की हो, किसी भी एनिमल की हो, आपके उसके अंदर ये तीन बेसिक फीचर्स कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। ओके गाइज,
ये 3 बेसिक फीचर्स रहेंगे ही रहेंगे, और इन्हीं बेसिक फीचर्स के थ्रू ही सारी एक्टिविटीज़ होती है और आपके इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है। ओके गाइस, अगर ये 3 बेसिक फीचर्स नहीं है तो वो सेल डेथ सेल होगी। वो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि लिविंग सेल हो और उसके अंदर ये 3 फीचर्स ना हो। अब आगे हम इन 3 फीचर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहला फीचर हमारा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके गाइस, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या सेल मेम्ब्रेन कहो, ये क्या होती है, ये आउटर मोस्ट सेल होती है, जो आपकी सेल है। जैसे कि अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल के जरिए इसको सुनिए पहले, देन उसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ते हैं, आप 9th क्लास के हैं, ठीक है, आप 9th क्लास के हैं, तो आप क्लास में बैठे हुए हैं पूरे स्टूडेंट। तो क्लास की चारों तरफ क्या है, वॉल है, क्लास के ऊपर क्या है, आपकी रूफ है, आपकी छत पड़ी हुई है, ठीक। तो ये जो, और स्कूल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो आपके 9 क्लास को, ठीक है, 9 का जो क्लास का सेक्शन ए या बी जो भी हो, इसको जो इस पूरे स्कूल से अलग किए हुए, वो कौन अलग किए हुए, जो आपकी चारों तरफ की दीवार है और ऊपर की जो छत है। अगर ये ना होती तो आप पूरी स्कूल में, मान लीजिए अगर असेंबली में खड़े होते हैं सुबह, तो उस असेंबली में तो कोई अलग होता नहीं कि ये 9th के हैं 10th के हैं, है ना, उसमें सब मिक्स भी हो जाता है ना। तो ये जो आपको अलग किए हुए है आपकी पूरी स्कूल से कि ये 9th ए वाले हैं, वो कौन अलग किए हुए, जो आपकी आउटर लेयर है ना। तो इसी तरह जो आपका सेल होती है, वो सेल को जो सेल को पूरे एनवायरनमेंट से जो अलग करती है, वो उसकी आउटर मोस्ट सेल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके गाइस, इस तरह से अभी और इसका आगे एग्जांपल पूरा बाकी है। ओके गाइस, तो अभी हम चलते हैं इसका और समझते हैं। तो अब हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके गाइस, जिससे आपको और इसके ऊपर और सारी वीडियोस मिल सके इसके। तो अब गाइस आगे चलते हैं। तो ये अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज परमिट्स, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए है, तो आप देखते हैं आपकी क्लास होती है, क्लास में क्या होता है, दरवाजा होता है जिसमें से आपको कुछ लाना है, आपको जाना है, आपको आना है ना, जो भी काम करना है उस दरवाजे के थ्रू, उस डोर के थ्रू आप करते हैं। तो अब भाई अगर हम देखते हैं कि अगर सेल है, सेल के चारों तरफ कोई एक कवर है, अगर लेयर है, तो अब सेल को क्या चाहिए, हमने क्या भी डिस्कस किया कि सेल के अंदर फूड भी आता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन भी आती है, और जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर भी भेजा जाता है। तो अब ये कैसे भेजी जाएगी, तो सेल की जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से क्या आपका गैसेज एंड वाटर क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकता है, गैसेस आ जा सकती हैं और वाटर आ जा सकता है। ये लेकिन ऐसे नहीं आ जाएगा, ये एक प्रोसेस के थ्रू आता है। इस प्रोसेस को, जो गैसेस आती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। और जो आपका वाटर आता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। अभी इस प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है, और इसके अंदर ये जो बनी होती है ये लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है। और हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। ओके गाइस, और जो आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जिससे आप इसमें से फूड एंड अदर मटेरियल को ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने अंदर ले सके। और इस पूरी प्रोसेस को जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड अपने अंदर लेती है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइट्स। ओके, ये पूरी प्रोसेस एंडोसाइट्स कहलाती है। लेकिन जो ये प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस फूड अंदर लेने की, ये प्रोसेस तो क्या कहलाती है, एंडोसाइट। लेकिन ये जो जिस प्रोसेस के थ्रू ले रही है, ठीक है, उस गाइड को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी और इसी तरह आपका अमीबा जो होता है, अमीबा जैसे हम जानते हैं क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब जिसका पूरा बॉडी पूरा एक ही आपका सिंगल सेल का बना हुआ है, इसीलिए वो हमें नहीं दिखता है, हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। ओके गाइस, तो वो आपका जो अमीबा है इसी के थ्रू फूड एक्वायर करता है, फूड ऑब्टेन करता है। ओके गाइस, तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल एंड हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट द सेल। जो सेल्स है वो कैसे अपने अंदर सब्सटेंसेस को लेती है और कैसे अब जो अंदर के सब्सटेंस उसको बाहर मूव आउट करती है। तो अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपके 12th क्लास तक ये प्रोसेस ऐसे ही बार बार रिपीट होगी, हर बार रिपीट होगी। साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपकी ये है। तो सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड
डिफ्यूज़न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रोसेस है। जो भी आपकी सेल्स के अंदर मटेरियल लाइक आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आपका लाइक हम जो सेल के अंदर लेते हैं, आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं ऑक्सीजन एंड फूड, ठीक, और जो बाहर निकालते हैं वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, डिफ्यूजन कहते हैं। ओके गाइज, अब इसमें होता क्या है, देखो गाइज, जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए हम एसी रूम में बैठे हुए हैं, ठीक, तो जैसे एसी का दरवाजा खोलेंगे तो क्या होगा, जिधर ठंडी हवा ज़्यादा होगी वो किधर जाएगी, जिधर गर्म हवा होगी, और जो गर्म हवा जिधर ज़्यादा होगी वो कहाँ जाएगी, ठंडी हवा की तरफ। मतलब क्या है, जब हम कोई चीज़ ऐसा देखते हैं कि कोई भी चीज़ होती कैसे जाती है, हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, और कभी ऐसा नहीं होता कि कम से ज़्यादा की तरफ, ठीक है, जिधर चीज़ ज़्यादा होगी वो किसके तरफ जाएगी, कम की तरफ जाएगी। तो ये भी ऐसा ही होती है। There is a spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region of लो कंसंट्रेशन। तो भी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन है मात्रा, कि मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा। जैसे आपने एसी रूम में बैठे हुए हैं, आपने रूम का डोर खोला, तो जैसे ही आपकी रूम के अंदर कैसी ठंडी हवा की कंसंट्रेशन, ठंडी हवा की मात्रा, ठंडी हवा का अमाउंट ज़्यादा है, वो क्या जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि बाहर क्या है, ठंडी हवा का कंसंट्रेशन कम है। और जो बाहर क्या है, गर्म हवा का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो कहाँ जाएगा, एसी रूम के अंदर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ठंडी गर्म हवा कम है। तो इसी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हो रही है जिसके थ्रू गैस का आपका एक्सचेंज होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूज़न कहलाती है। ओके गाइस, इसी तरह क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके ऑक्सीजन किसके थ्रू आती है, आपके ब्लड सेल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू आती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसी तरह फूड भी ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है। वो आपके कोशिका से, आपके सेल से, जो सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, आपके सेल से कनेक्ट होती है। अब जब आपने भाई ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड फूड आया, ठीक, और वो आपका किससे कनेक्ट है, सेल से। सेल में ब्लड आपका क्या नहीं है, आपका ऑक्सीजन एंड फूड नहीं है। अब क्या होगा, और सेल में है क्या, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सेल में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। भाई सेल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपकी जो बाहर ब्लड सेल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स में क्या है, फूड एंड ऑक्सीजन इधर चला आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उधर चली आएगी, ठीक है। इसी तरह पूरी डिफ्यूजन की प्रोसेस चलती रहती है। ओके गाइस, इसी की आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। डिफ्यूजन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज सेल एंड इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके गाइस, ये आपका पूरी प्रोसेस आपको डिटेल से लिख लेना है, जैसे आपके स्लाइड वाइज। इसी तरह आपको नोट्स बनाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नोट्स हैं आपके, ये हमेशा आपके वर्क आएंगे, हमेशा आपके वर्क में आएंगे। आप कहीं भी जाएं, सेल्स आपका बेसिक यूनिट है बायोलॉजी का। आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, सेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छे सोर्स से नोट बनाया गया है, इसलिए आप इसको स्लाइड वाइज नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा ये प्रोसेस किसकी हो रही थी, गैसेस के एक्सचेंज की। लेकिन यही प्रोसेस अगर वाटर का एक्सचेंज होगा, किसका एक्सचेंज होगा, वाटर का एक्सचेंज होगा, तो इस प्रोसेस को क्या हम कहेंगे, ऑस्मोसिस। प्रोसेस वही है। अगर गैसेस का एक्सचेंज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। बट अगर वाटर का एक्सचेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ओके गाइस, वाटर का एक्सचेंज होगा तो osmosis, the movement of water mole through such a selectively permeable membrane is called osmosis. ओके गाइस, तो आपके जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं वो इसी के थ्रू वाटर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपने देखा प्लांट है, आपका पौधा है छोटा सा, ठीक है। आप मम्मी कहती हैं आपकी, ये पापा कहते होंगे, जो भी आप खुद देखते हैं, पौधा सूखा है उसमें पानी डाल दें, तो क्या आप पौधे में पानी डाल रहे हैं, पानी तो ज़रूरत तो पौधे क्यों है, लेकिन आप पानी कहाँ डाल रहे हैं, मिट्टी में। अब वो मिट्टी से पौधा पानी कैसे लेगा, तो जो प्लांट है, आपका पौधा है, उसमें जो क्या है, रूट्स हैं, रूट्स में रूट्स हेयर होते हैं, वो उसके थ्रू पानी लेता है, और ये पानी खींचता है, अब्जॉर्ब करता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू अब्जॉर्ब करता है। जो प्लांट जो पानी अब्जॉर्ब करते हैं वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही अब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे क्या पता चला हमें, डिफ्यूजन एंड आपका जो ऑस्मोसिस, ये किसी भी सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के थ्रू वो क्या, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, आपका खाने पीने की चीज़ों को ऑब्टेन करती है, और पूरी सेल की पूरे फंक्शन को चलाती है। और इस फंक्शन को चलाने के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो कोई भी सेल एटीपी के फॉर्म में अपने जो फूड और ऑक्सीजन के थ्रू बना देती है। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। अब जो दूसरा है आपका, एक और चीज़ है आपका, वो है सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या है, जिसे हमने 3 चीज़ डिस्कस की थी, क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये सेल वॉल कहाँ से आ गया, अब ये एक सेल वॉल क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ
प्लांट सेल में पाया जाएगा। और ये किसका बना होता है? ये आपका सेलुलोज का बना होता है। ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, ठीक है, एक और लेयर होती है, एक और कवरिंग होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, और ये बनी होती है सेलुलोज की। और ये क्या करती है? आपके जो आपका कोई भी प्लांट है उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ, उसको ताकत प्रदान करती है, जिससे वो उसको आसानी से नुकसान न पहुंचा सके। क्योंकि जो आपके एनिमल्स हैं वो आपकी खुद की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन प्लांट खुद की रक्षा कैसे करेंगे? इसीलिए उनके ऊपर क्या होती है? एक्स्ट्रा लेयर होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सेलुलोज की बनी होती है, जो एक कॉम्प्लेक्स आपका मटेरियल है, बहुत ही हार्ड मटेरियल है, बहुत ही हार्ड नहीं लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ओके गाइस, सो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो जैसे गाइस अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल समझ रहे थे। एग्जाम्पल क्या था हमारा? एग्जाम्पल था हमारा किसका? आपके क्लास का। तो क्लास में हमने देखा जो उसके चारों तरफ जो लेयर है वो क्या कहलाएगी? उसको हमने किससे समझा? उसको हमने समझा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से। तो अब हम बात करते हैं, जो क्लास में आपका कोई एक टीचर होगा, तो टीचर क्या करेगा? टीचर ही सारा कंट्रोल क्लास में करता है, ठीक है। टीचर जैसा चाहेगा क्लास से वैसा काम करवाएगा, ठीक है। टीचर जैसा चाहेगा जो वर्क करवाएगा, खेलने को कह देगा, हेड डाउन करने को कह दे, पढ़ने को कह दे, रीड करने को कह दे, राइट करने को कह दे, है ना। जो काम भी करेगा वो कहेगा टीचर। इसी तरह आपका जो सेल में जो टीचर होता है, जो आपका केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वही आपका क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। इट मीन्स क्या होता है? टीचर होता है कि वो जैसा चाहेगा पूरी कोशिका को वैसे वर्क करवाएगा। ओके गाइस, सो ये क्या होता है? एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे आपका रहता है। हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे इसका पूरा आपका डायग्राम सेल्स का, तब उसके अंदर हम आपको एक चीज़ समझाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसको समझ सकते हैं। ओके गाइस, तो आपके डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है जो उसको पूरी सेल से अलग कहती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके गाइस, और इसके ऊपर क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई आपकी सेल है, सेल के अंदर आपका क्या है? न्यूक्लियर है। और न्यूक्लियस को ये जो चारों तरफ कवर है, ये क्या है आपका? इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेंगे? छोटे छोटे पोर्स रहेंगे। ये पोर्स क्यों रहते हैं? जिससे कि जो आपका मटेरियल है किसके ऊपर? जो मटेरियल आपके सेल्स में है वो आपके इसके अंदर भी आ जा सके। किसके अंदर? आपके न्यूक्लियस के अंदर आ जा सके। ओके गाइस, सो अब और क्या होता है न्यूक्लियस का काम? तो न्यूक्लियस का में होता है आपका क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, आपको इसको याद रखिए। क्या होता है? क्रोमोसोम्स, जो कैसे होते हैं? रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सेल अब डिवाइड होती है तो आपके ये भी डिवाइड होते हैं। अब ये सेल डिवाइड क्यों होती है? जैसा कि हम जानते हैं, देखो भाई, कोई भी जो आपका एनिमल है या प्लांट है वो किससे बना होता है? सिंगल सेल से बना होता है। अब हम सिंगल सेल से, और सिंगल सेल आपको दिखती भी नहीं है, तो इतने बड़े कैसे बन गए? सेल क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल से 16 सेल, 16 सेल से 32 सेल्स, इसी तरह बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं आपके घरों में देखा होगा दुकानों पर दही जमाई जाती है ना। कड़ दही जमाया जाता है। कैसे जमाया जाता है? दही होती है, दूध में क्या थोड़ा सा दही डाल दी जाती है, वो अब कुछ आपका रात में डाल देते हैं, सुबह देखते हैं पूरी दूध दही बनाया। क्यों हुआ? क्योंकि दही के अंदर क्या था? लैक्टोबैसिलस था। उसने क्या किया? डिवाइड होकर क्या किया? पूरे दूध को दही बना दिया। इसी तरह आपका क्या होता है? एक सिंगल सेल बार बार डिवाइड होती है। डिवाइड होकर अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा तो कई सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, और अगर मल्टी सेलुलर होगा तो उसी का अलग अलग पार्ट बनता चला जाएगा। ओके गाइस, तो आपका क्रोमोसोम होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? आपके इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होता है। अब यहाँ पर क्या है? ये बहुत ही आपका वर्ड कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी सी बात है। देखिए, आप अपने आप को देखिए, आप किससे मिलते हैं? आप मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स मतलब अपने मम्मी और पापा में थोड़ा थोड़ा। तो आप अपने मम्मी और पापा में क्यों मिलते हैं? उनके अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना आई होगी ना कि इनको भाई बनाना है, इनको बनना है, ये रहेगा मेरा बच्चा है, तो ये किस तरह बनेगा? मेरे तरह ही बनेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन और सूचना है, ये किसके अंदर रहती है? क्रोमोसोम में रहती है। ये क्या है? क्रोमोसोम में रहती है। और यही क्या होती है?
ट्रांसफर होती रहती है किस, और ये क्रोमोसोम में किस फॉर्म में रहती है, डीएनए, जिसे डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के फॉर्म में रहती है, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है। ये क्या है, सूचना है, इंफॉर्मेशन है आपकी, जो कि आपका शरीर कैसा होगा, आप लंबे होंगे कि आप क्या होंगे, आपकी हाइट कम रहेगी या मीडियम रहेगी, आपका रंग कैसा रहेगा, आपका बाल कैसा रहेगा, आपका हेयर कैसा रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन किसमें है, डीएनए में। और ये आपकी किससे आती है, पेरेंट्स से आती है। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो किसी डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए आपका क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखा हुआ होता है, और ये क्या होता रहता है, आगे जैसे जैसे डिवाइड होता रहता है, ठीक है। और ये आपका जो डीएनए स्टोर रहता है वो डीएनए किस पर लगा होता है, क्रोमैटिन मटेरियल पर लगा होता है। अभी क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे आपका क्या लगा होता है, ये आपका जीन्स लगा होता है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा आपका देखिए यहाँ पर ऐसा होता है, ये थ्रेड्स हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड बहुत सारे लगे होते हैं, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे जीन्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे ऐसे जीन्स लगे हुए। अब ये जीन्स क्या है, डीएनए की जो फंक्शनल आपकी यूनिट होती है उसी को हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो यही जीन्स किस पर लगे होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड पर, और ये क्रोमैटिन थ्रेड कैसे डीएनए को स्टोर किए हुए रहता है, ठीक है, कि जब सेल डिवाइड होगी तो वो उसको सूचना भेजेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो आपको क्या पता चला कि आपका जो, और इसी तरह आप बात करें अगर सिर्फ सिंगल सेल आपके जो ऑर्गेनिज्म उनकी बात करें, तो उन्होंने बताया ना सिंगल सेल डिवाइड होकर कई सारे ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक। तो इस तरह आपके जो सेल डिवाइड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ही आपकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेल्स का, जैसा चाहेगा न्यूक्लियस वैसा वर्क करवाएगा। आई होप आपको न्यूक्लियस के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करें, बहुत ही छोटा पार्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या है, साइटोप्लाज्म। थर्ड आपका, पहला क्या था, पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेकंड क्या था आपका न्यूक्लियस, थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म। बीच में जो आपका एक कॉमन था वो था आपका, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, वो क्या था आपका, सेल वॉल। ओके गाइस, साइटोप्लाज्म क्या है, जो है देखो आपकी ये एक सेल है, ठीक है, ये आपकी पूरी सेल है, इसके अंदर आपका ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनेल। तो आपने देखा ये सेल है, सेल के चारों तरफ क्या है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये आपका क्या है, यहाँ भी हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस है, ठीक। अब बाकी जिसके अंदर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, क्या रहता है गाइस, लिक्विड रहता है, यही लिक्विड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो लिक्विड है इसके अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे, इसके अंदर ही बहुत सारे क्या रहेंगे, ऑर्गेनेल्स रहेंगे। ये क्या करते हैं, सबका अलग अलग वर्क होता है, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट है, सबका अलग अलग वर्क है, इसका अलग अलग वर्क होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, और कमेंट या मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं। और इस पूरे नोट्स को स्लाइड वाइज कंप्लीटली बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू। और अगर आपको चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेक्चर समझ में आया हो तो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और जो आपके 9th में है किसी भी क्लास में हो उसको ये लेक्चर शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।